गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रही हैं। उससे पहले तक हमने किया था कि तीसरी शताब्दी का जो संकट है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पर लिंग, साक्षरता और संस्कृति, इनके विषय में क्या पोजीशन थी, किस तरह की सिचुएशन थी। यानी कि वहाँ पर नारी और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता था, या साक्षरता से रिलेटेड हम ये देखेंगे कि जो साक्षरता का लेवल था वो कैसा था, और संस्कृति में कि लोगों का खान पान, भाषा, ये सब कैसी थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लिंग के बारे में। लिंग का मतलब कि जो मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष, उनको समाज में समानता का दर्जा मिला हुआ था या असमानता का। तो जैसे वहाँ उस टाइम पे क्या था, रोमन साम्राज्य में जो न्यूक्लियर फैमिली है, पहले हम इसमें समाज की सिचुएशन के बारे में रीड करेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है लिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी उन दिनों में क्या था, जैसे न्यूक्लियर फैमिली ही ज़्यादा फेमस थी। न्यूक्लियर का मतलब एकल परिवार, यानी कि जो फैमिली होती थी वो बिल्कुल इंडिविजुअल फैमिली होती थी, और अपने परिवार जो भाई पिता या पुत्र के साथ नहीं रहा जाता था। उसमें क्या होता था कि जो एक वयस्क पुत्र है अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहता था, और वयस्क भाई बहुत ही कम साझे परिवारों में रहते थे। और उनके जो न्यूक्लियर फैमिली होती थी उनके साथ उनके जो सर्वेंट होते थे, दास होते थे, उनको भी उनके परिवार में शामिल किया जाता था। अब बात आती है लिंग की, यानी कि स्त्री और पुरुषों में किस प्रकार की समानता थी या असमानता थी। तो उसमें क्या होता था कि जो फीमेल होती थी वो पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। यानी कि जो महिलाएं होती थी शादी के बाद, यानी शादी से पहले उनके पिता की संपत्ति में जो उनका अधिकार होता था वो उनका ही रहता था। वो अपने इस अधिकार को अपने ससुराल लेकर नहीं जाती थी, और महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। लेकिन महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी तो बनी ही रहती थी, और पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोम की महिलाएं थी उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी कि वो संपत्ति की मालिक होती थी। अब हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पति और पत्नी हैं उनका जो आर्थिक हित है वो अलग होता था, वो एक ही नहीं होता था, बल्कि दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां वो मानी जाती थी। और पत्नी जो होती थी उसको पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता, या वैधिक का मतलब कानूनी स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार हम ये जो रोमन साम्राज्य है उसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि महिलाओं के पास, और महिलाएं और पुरुष दोनों के पास अपनी वैधानिक संपत्तियां होती थी। अब जैसे इसमें आपको एज दे रखी है कि किस एज की लड़कों की शादी होती थी और किस एज की लड़कियों की, ये आप इसमें देखोगे। अब बात आती है कि जो पिता होते थे वो बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कानूनी का मतलब कि वो लीगल कंट्रोल रखते थे महिलाओं पर भी और बच्चों पर भी, जो पिता होता था, परिवार का जो मुखिया होता था। और अगर अवांछित बच्चे होते थे तो उन्हें जिंदा रखने या मार डालने का भी उनको कानूनी अधिकार प्राप्त था। यानी कि यदि वो चाहते तो उसको मार भी सकते थे, और अगर चाहते तो वो जिंदा भी रख सकते थे। कई सबूतों से हमें यह भी पढ़ने को मिला है कि जब कई बार पिता शिशु को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे, यानी इतना छोटा बच्चा उसको ठंड में छोड़ दिया जाता था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब बात आती है मिस्र की। मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं। पेपाइरस क्या होते हैं, जिन पे औपचारिक दस्तावेज जैसे कि टेंडर संविदा पत्र, टेंडर लेटर, ये लिखे हुए होते हैं।
यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ किया होता है वो आज भी हमें मिस्र में मिलते हैं। और जो ये दस्तावेज हैं ये जो क्लर्क होते थे, प्रोफेशनल क्लर्क होते थे, उनके द्वारा ही लिखे जाते थे। और जैसे जो भी टेंडर वगैरह किसी को देना होता था तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे जाते थे, लिपिकों के द्वारा, लिपिक होते हैं क्लर्क, उनके द्वारा लिखे जाते थे। अब बात आती है, ये तो हो गई साक्षरता के बारे में, अब बात आती है संस्कृति के बारे में कि उनकी सांस्कृतिक जो विविधता थी वो कैसी थी। वो हमें कई लेवल पर दिखाई देती है, कई प्रमाण हमें इसके बारे में मिले हैं। तो धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, यानी कि बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारे धर्म उस टाइम के देखे जा सकते हैं। और अनेक भाषाएं वो लोग बोलते थे, अनेक प्रकार की वेशभूषाएं वो लोग पहनते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी जो सांस्कृतिक विविधता थी वो भी बहुत ज़्यादा उनमें पाई जाती है। बेटे ये पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़ोगे और अपनी नोटबुक में भी इनको राइट करते जाओगे, जो मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे 5वीं शताब्दी में इनका विकास होना शुरू हुआ। 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हुआ। यानी हम संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी भाषाएं उस टाइम अस्तित्व में थी। तो बाइबिल जो लिखी गई थी उसका अनुवाद कॉप्टिक भाषा में हो चुका था। और लातीनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं को लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया था। अब ये तो हमने पढ़ा लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक विस्तार की आर्थिक विस्तार कैसे हुआ वहाँ पे। आर्थिक का मतलब क्या है कि लोग किस प्रकार अपना काम धंधा चलाते थे, किस प्रकार उनके आजीविका के साधन वो कैसे कमाते थे अपनी आजीविका को, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें खानों, खदान, ईंट भट्ठे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिली है और जिनसे पता चलता है कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो था वो बहुत ज़्यादा था, काफ़ी मजबूत था और काफ़ी आइटम्स में वो व्यापार करते थे। अब जैसे काफ़ी आइटम्स थी उनके पास जिनका वो बिजनेस करते थे, जैसे शराब, जैतून का तेल और अन्य जो लिक्विड होते थे उनकी ढुलाई का मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन के द्वारा लेकर जाया जाता था। तो उन्हें कुछ मटकों में डालकर या कंटेनरों में डालकर ले जाया जाता था। इन मटकों या कंटेनरों को एम्फोरा कहते थे। ये बेटे अपनी नोटबुक में भी राइट करते जाओगे आपके साथ के साथ कि इन्हें क्या कहते थे, एम्फोरा। तो ये एम्फोरा किसको कहते थे, मटकों या कंटेनरों को कहते थे जिसमें शराब या जैतून का तेल या अन्य कोई लिक्विड पदार्थ को लेकर जाया जाता था। अच्छा, उन दिनों जो स्पेन था उसमें उत्पादित जैतून का तेल जो था मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में, यानी अब हम स्पेन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेन में जो जैतून का तेल था वो जिस कंटेनर में लेकर जाया जाता था उसे कहते थे ड्रेसल 20। ये भी आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। तो ड्रेसल 20 किसको कहते थे, स्पेन में जो जैतून का तेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। और जो ड्रेसल 20 है उसका नाम हेनरिक ड्रेसल के नाम से पड़ा, जो एक पुरातत्वविद था। और जैसे अब हम बात करते हैं कि जो साम्राज्य था उसके अंदर बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, यानी कि वो इन क्षेत्रों की उपजाऊ शक्ति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। यह आपके क्षेत्र दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से थे, यानी कि इन क्षेत्रों की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत धनी भी थे, काफ़ी संपन्न थे। और सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। ये याद रखोगे आप
कि सबसे बढ़िया जो अंगूरी शराब थी वो कैंपेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। यानी कि रोम में कहाँ का गेहूं आता था? सिसिली और बाइजैकियम। और इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम कई वस्तुओं का आयात करता था और कई वस्तुओं का निर्यात करता था। और जैसे रोम के बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो जैसे ऊपर पढ़ा कि हमने बहुत सारे क्षेत्र जो थे काफ़ी बड़े भी थे और काफ़ी संपन्न थे, लेकिन कुछ क्षेत्र जो थे वो काफ़ी कम उन्नत अवस्था में थे, यानी कि उनका इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। तो जैसे चरवाहे हैं या अर्ध यायावर जो हैं, अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, वो जैसे चरवाहे जो है ना वो अवन आकार की झोपड़ियाँ अपने साथ उठाकर घूमते रहते थे, यानी कि जहाँ कहीं भी वो रुकते तो उन झोपड़ियों को बनाकर उसमें आराम से वो रह सकते थे। तो इन झोपड़ियों को मैपालिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैपालिया, ये याद रखोगे आप। और जो पहाड़ियों की चोटियों पर गांव बसे हुए थे उन गांव को कैस्टेला कहा जाता था। जो गांव बसे हुए थे उन्हें कैस्टेला, पहाड़ों की चोटियों पर। ठीक है बेटे, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखिए, श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि हमने पढ़ा कि उनका आर्थिक जो हालात थे देश के वो कैसे थे, आर्थिक विस्तार कैसा था। अब हम देखेंगे कि आर्थिक विस्तार के साथ साथ उनका जो श्रमिक थे, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लेबर थे, उनके ऊपर उनका कंट्रोल कैसा था, उस कंट्रोल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे जो भूमध्य सागर है और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दास्ता की जो जड़ें थी, दास्ता का मतलब क्या है कि जिन लोगों को दास बनाया जाता था वो बहुत ही गहरी थी। और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी, यानी कि मतलब ये है कि इन्होंने भी इस प्रथा के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। अब बात आती है कि जो दास थे क्या वो सारे गुलाम थे या फिर कुछ वेतनभोगी भी थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ही जो दास थे वो गुलाम थे, क्योंकि अगर वो गुलामों को अपना श्रमिक बनाते थे तो इससे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता था। ज़्यादा क्यों पड़ता था? कि क्योंकि उनके रहने सहने का, खाने पीने का सारा खर्च उन्हें ही उठाना पड़ता था अगर वो उनको गुलाम बनाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेतनभोगी जो मजदूर हैं वो अस्तित्व में आने लगे कि उनको जैसे जो सैलरी या वेजेज उनको दी जाती थी, मजदूरी या तनख्वाह दी जाती थी, जिससे उनसे काम लिया जाता था। तो धीरे धीरे इस दास प्रथा का अंत होने लगा था। अब बात आती है जैसे जो ये प्रथाएं हमने पढ़ी हैं कि किस तरह से उन्होंने जो श्रमिक थे उनके ऊपर नियंत्रण वो लोग करते थे। अब ये सब पढ़ने के बाद हम ऐसा लगता है कि काफ़ी ये कठोर होंगे और काफ़ी हार्ड होंगे, लेकिन हमें ये बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां जो है श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है, अभी भी करती है। वो कि रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रियों में जो मजदूर थे ना उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल उन्होंने लगाया हुआ था। इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। जैसे वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस, यानी फ्रैंकिनसेंस एक सुगंधित पदार्थ होता है, तो उसके हालात का वर्णन किया है जहाँ पर ये फ्रैंकिनसेंस का निर्माण किया जाता था। तो वहाँ पर बहुत ही हार्ड कंट्रोल उनके ऊपर रखा जाता था, लेकिन वो हार्ड कंट्रोल भी ऐसा लगता था कि वो सफिशिएंट नहीं है। और क्या कहा जाता था कि जो वहाँ पे वर्कर होते थे, कामगार होते थे, उनके एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती है और उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है, यानी कि एप्रन पर एक सील लगा दी जाती है और सिर पर एक मास्क, और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने ये वाले सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। अब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी हार्ड रूल बना रखे थे, लेकिन
फिर भी ये लगता था कि ये सफिशिएंट नहीं है। और एक ये उदाहरण देखने के बाद हमें ऐसा जैसे पुरातत्वविदों ने जो आविष्कार किए हैं और खोज की हैं, उनसे पता चला है कि ये जो कंट्रोल उनके ऊपर लगाए गए थे, तो उनसे जो मजदूर थे वो काफ़ी थके थके रहते होंगे या उन्हें नापसंद किया जाता होगा। तो इसकी वजह से उन्हें अपने देश को छोड़कर जाना पड़ा, और ताकि उनको वहाँ पर उनके खेतों में काम न करना पड़े, फैक्ट्रियों में काम ना करना पड़े। अब दूसरी शताब्दी की जो प्रारंभिक अवधि के एक लेखक ने हमें बताया है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। हालांकि वे मुक्त हैं कि गुलामी में काम करने के लिए वो सरेंडर कर देते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी, यानी उनके पास साधन ही नहीं थे कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करें, तो अपनी मर्जी से उन्होंने गुलामी में रहना स्वीकार कर लिया था। तो जैसे कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, यानी वो उनकी मजबूरी थी कि अपने बच्चों को बेचकर, यानी कि 25 साल के लिए उनको मजदूर बना दिया जाता था। ऑगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र नष्ट कर डाले। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रांतिकारी थे वो आम जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। आम जनता किसके कंट्रोल में थी? साहूकारों के कंट्रोल में थी। साहूकारों के कंट्रोल में क्यों थी? क्योंकि साहूकारों ने आम जनता को ऋण प्रदान किया हुआ था। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि उन्होंने उन ऋण पत्रों को ही नष्ट कर दिया, ताकि जो लोग हैं, आम जनता है, वो स्वतंत्र रूप से उनके साथ शामिल हो सके। अब हम कह सकते हैं कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। हम पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कह सकते कि दबाव डाला जाता था। कुछ श्रमिक जो थे वो स्वतंत्र भी थे। अब कुछ दस्तावेजों से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। इस प्रकार बेटे यहाँ तक हमारा ये चैप्टर हो गया है। और आप इसको जो मेन पॉइंट हैं, जैसे मीनिंग लिखा हुआ है कि ये पेपायरी है, और पेपायरी का मीनिंग क्या है? दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। और अगर इसका कोई प्लूरल आपका आ जाता है तो पेपायरस। इस तरह के वर्ड्स आपके काफ़ी सारे आएंगे। आप अपनी इनको नोटबुक में राइट करोगे और इनको लिखोगे। थैंक यू।